हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी सेंटर बाय अंकित सर पर। शायद आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग 7th क्लास का एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वेयर, व्हेन एंड हाउ। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। वेयर, व्हेन एंड हाउ का हिंदी होता है कहाँ, कब और कैसे। कहाँ, कब और कैसे। न्यू वर्ड्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य नए शब्द, याद रखने योग्य नए शब्द। मिडिएबल, द टाइम पीरियड बिटवीन AD 700 एंड AD 1750 इन द इंडियन हिस्ट्री। अर्थात इंडियन हिस्ट्री में 700 AD से 1750 AD तक के बीच का काल। इंडियन हिस्ट्री में 700 AD टू 1750 AD तक के बीच का काल। इट इज़ अ पीरियड इन बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न पीरियड्स। ये जो मिडिएबल पीरियड है से किस किस के बीच का पीरियड है? तो एंशिएंट एंड मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट एंड मॉडर्न पीरियड। हम क्या बोले कि मिडिएबल द पीरियड बिटवीन AD 700 एंड AD 1750 इन द इंडियन हिस्ट्री। यानी कि इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में 700 AD से 1750 AD तक के बीच का काल। इट इज अ पीरियड इन बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न पीरियड्स। यह जो काल है यानी कि मिडिएबल पीरियड जो है से एंशिएंट एंड मॉडर्न पीरियड के बीच का पीरियड है। एंशिएंट बोले तो प्राचीन और मॉडर्न बोले तो आधुनिक। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को एडी बोला जाता है। जैसे आप सभी से कोई क्वेश्चन पूछता होगा कि बताओ कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ, प्रथम युद्ध कब हुआ? तो आप लोग बोलते होंगे कि 1526 ईस्वी। ईस्वी जो बोलते हैं से हिंदी में और एडी जो बोलते हैं से इंग्लिश में। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स का हिंदी होता है सिक्कों का मुद्रा शास्त्र। यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स का हिंदी क्या होता है? मुद्रा शास्त्र। न्यूमिस्मेटिक स्टडी ऑफ क्वाइंस इशूड बाय द रूलर्स। सिक्कों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स में क्या होता है? सिक्कों का अध्ययन। किस सिक्कों का अध्ययन? तो इशूड बाय द रूलर्स, जो शासकों द्वारा जारी किया जाता है। रूलर्स द्वारा जो जारी किया जाता है उन सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। अब आगे क्रॉनिकल्स, रिटन अकाउंट ऑफ इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट इन द ऑर्डर इन विच द ऑकर्ड। अर्थात महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक घटनाओं का लिखित विवरण। महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक घटनाओं का लिखित विवरण, रिटेन अकाउंट इन द ऑर्डर इन विच दे ऑक्योर्ड। अर्थात कि लिखित विवरण उस क्रम में जिसमें ये घटित हुई। ऑक्योर्ड का हिंदी होता है घटित होना। जाति, अकास्ट और सबकास्ट। अकास्ट और सबकास्ट, जाति या उपजाति। अब जाति में भी उपजाति होता है। जैसे आप लोग कोई अगर कास्ट से आते होंगे, जैसे राजपूत, यादव, गुप्ता और भी भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी जाति हैं उसमें भी सब कास्ट होते हैं, उसमें भी उपजाति होती है। आगे मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट का हिंदी होता है पांडुलिपि। मनुस्क्रिप्ट का हिंदी क्या होता है? पांडुलिपि। अ हैंड रिटेन बुक, अर्थात एक हस्तलिखित पुस्तक। कैसा पुस्तक? हस्तलिखित। हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई पुस्तक। क्या चीज़ से? हाथ से लिखी हुई पुस्तक। आगे रॉयल ऑटोबायोग्राफी। रॉयल ऑटोबायोग्राफी का हिंदी होता है शाही आत्मकथा, या इसे आप बोल सकते हैं राजाओं की आत्मकथा, राजा की आत्मकथा। एन अकाउंट ऑफ रूलर्स लाइफ एंड अचीवमेंट्स रिटन बाय द रूलर। क्या होता है? रिटन बाय द रूलर। ये जो रॉयल ऑटोबायोग्राफी होता है से रिटन होता है किसके द्वारा? रूलर के द्वारा, शासक के द्वारा लिखित होता है। शासक द्वारा लिखित होती है। किसके बारे में? तो शासक के जीवन और उपलब्धियों के विवरण इसमें लिखा हुआ था। किसमें? रॉयल ऑटोबायोग्राफी में शासकों के
शासकों के जीवन और उसके उपलब्धियों के बारे में लिखा हुआ रहता है। किस में? तो रॉयल ऑटोबायोग्राफी में। रॉयल ऑटोग्राफी में शासक जो है से अपने जीवन के उपलब्धियों अपने जीवन के उपलब्धियों को लिखता है अपने पुस्तक में। बायोग्राफर का होता है जीवनी लेखक। बायोग्राफर का हिंदी क्या होता है? जीवनी लेखक। अगर कोई किसी का जीवनी को लिखता है तो उसको बायोग्राफर बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई दोस्त है और वो आपका जो है से जीवनी लिखता है। आपका क्या है? जीवनी लिखता है, तो वो जो है से बायोग्राफर कहलाएगा। कौन? आपका दोस्त जो है से आप बायोग्राफर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो है से आपका जीवनी लिखा। तो दूसरों की जीवनी लिखने वाले को क्या बोला जाता है? बायोग्राफर। ठीक है। तो अ पर्सन हु राइट्स एन अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ, अर्थात वह व्यक्ति जो किसी के जीवन का विवरण लिखता है। आगे हम लोग चलेंगे। टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप का वर्णन करने के लिए उपयुक्त शब्द। कौन सा शब्द? उपयुक्त शब्द। The Indian subcontinent is a large region which includes India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar। मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक बड़ा क्षेत्र है, अर्थात यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप एक बड़ा क्षेत्र है। which includes जिसमें शामिल है इंक्लूड है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कितने देश इंक्लूड हैं? तो फर्स्ट इंडिया, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड नेपाल, फोर्थ भूटान, फिफ्थ बांग्लादेश एंड सिक्स्थ म्यांमार। इन एंशियंट पीरियड इट वाज नोन एज भारतवर्ष, यानी कि एंशियंट पीरियड में इंडियन सबकॉन्टिनेंट को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। एंशियंट पीरियड में, प्राचीन काल में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। किस वर्ष के नाम से जाना जाता था? भारतवर्ष। अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण के अनुसार द कंट्री लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ हिमाद्री और हिमालयाज इज कॉल्ड भारतवर्ष। अर्थात विष्णु पुराण के अनुसार महासागर के उत्तर में एंड हिमाद्री या हिमालय के दक्षिण में स्थित देश को भारतवर्ष कहा जाता है। कौन सा वर्ष कहा जाता है? भारतवर्ष। बिकॉज देयर लिव्ड द डिसेंडेंट्स ऑफ किंग भारता, क्योंकि यहाँ राजा भरत के वंशज रहते थे। किसके वंशज रहते थे? भरत के वंशज। इंडिया वाज ऑल्सो कॉल्ड आर्यावर्त, इंडिया को आर्यावर्त भी कहा जाता है। बट दिस नेम रेफर टू नॉर्थ इंडिया, लेकिन यह जो नाम है से उत्तर भारत को रेफर करता है। अर्थात उत्तर भारत के लिए मतलब ये जो है से आर्यावर्त शब्द जो है से रेफर करता है। इंडिया दैट इज द एरियाज लाइंग बिटवीन द हिमालयज एंड वेस्टर्न विंध्याज। उत्तर भारत यानी हिमालय और पश्चिमी विंध्य के बीच स्थित क्षेत्र को इंगित करता था। द ग्रीक रेफर टू इंडिया एज इंडो, अर्थात यूनानियों ने भारत को इंडोस कहा। क्या कहा? इंडोस। इन द 13th सेंचुरी, अर्थात 13वीं शताब्दी में मिनहाज ई सिराज इन अ क्रॉनिकल मेंशन्ड द कंक्वेस्ट ऑफ हिंदुस्तान बाय मोहम्मद गौरी। मतलब 13वीं शताब्दी में मिनहाज ई सिराज ने, कौन सिराज? मोहम्मद सिराज नहीं, मोहम्मद सिराज एक क्रिकेटर है। मिनहाज ए सिराज ने एक इतिहास में मोहम्मद गौरी द्वारा, कौन सा गौरी? मोहम्मद गौरी द्वारा हिंदुस्तान पर विजय का उल्लेख किया। ठीक है। ही यूज्ड द वर्ड हिंदुस्तान टू मीन ओनली द एरियाज ऑफ द होल ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड पार्ट्स ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अर्थात इन्होंने
हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल केवल और केवल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों के लिए किया था। बिहार के कुछ हिस्सों के लिए किया था। आगे, द फर्स्ट मुगल एम्परर यूज्ड द टर्म हिंदुस्तान टू मीन होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि द फर्स्ट मुगल एम्परर अर्थात पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर कितना ईस्वी में स्थापना किया था? तो 1526 में, 1526 में। तो पहले मुगल सम्राट बाबर हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए किया था। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए किया था। अब आगे, इन हिज ऑटोबायोग्राफी ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स, पीपुल, फ्लोरा एंड फौना ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अपनी आत्मकथा में कौन? बाबर। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों के घटनाओं, लोगों, वनस्पतियों और जीवों के बारे में अवलोकन दर्ज किए। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेम्ड द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज एज इंडिया, दैट इज भारत। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों को इंडिया, दैट इज भारत, जो कि भारत है, नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, नाम दिया गया। किस में नाम दिया गया? तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में नाम दिया गया है इंडिया जो कि भारत है। इंडिया जो कि भारत है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। 10 द सेम टर्म हैज मेंट डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। मतलब इस प्रकार एक ही शब्द का अलग अलग समय पर अलग अलग अर्थ रहा है। लेट यूज टेक वन मोर टर्म फॉरेनर। टुडे द वर्ड foreigners means a person who belongs to a country that is not his own। अर्थात आइए एक शब्द ले, फॉरेनर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो किसी ऐसे देश में रहता हो जो उसका अपना नहीं है। But in medieval times a foreigner was a person who come into a town or village community from outside। लेकिन मध्यकाल में एक विदेशी वह व्यक्ति होता था जो बाहर से किसी शहर या गांव के समुदाय में से आता था। In other words, a foreigner was someone unfamiliar to people living in a particular area। दूसरे शब्दों में एक फॉरेनर वह व्यक्ति होता था जो किसी विशेष देश में रहने वाले लोगों से अपरिचित होता था। अपरिचित मतलब जान पहचान नहीं। मीडिएवल पीरियड द टाइम फ्रेम। मध्यकालीन काल समय सीमा। द मीडिएवल पीरियड इज द पीरियड इन बिटवीन द एंशिएंट एंड मॉडर्न पीरियड। ये हम लोग पीछे ही पढ़ लिए कि मीडिएवल पीरियड जो है से एंशिएंट पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड के बीच का पीरियड है। ठीक है। द 8th century saw many changes in social, economic, political and cultural life of the people of India। मतलब 8वीं शताब्दी में भारत के सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ तथा सांस्कृतिक जीवन
कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में कई बदलाव हुए। कब? तो इन 8th सेंचुरी यानी कि 8वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में ऐसे बहुत सारे चेंजेज आए, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेज आए। कब आए? तो 8वीं शताब्दी में। कब आए? 8वीं शताब्दी में। आगे, देयर वेर ऑल्सो चेंजेज इन द पैटर्न ऑफ देयर थिंकिंग एंड बिहेवियर, अर्थात भारत के लोगों के सोचने और व्यवहार के तरीके में भी बदलाव हुआ। भारत के लोगों के सोचने और व्यवहार के तरीके में भी बदलाव हुए। Thus, we take the 8th century as the one belonging to the medieval period, अर्थात इस प्रकार हम 8वीं शताब्दी को मिडिएबल पीरियड, मध्यकालीन काल मानते हैं। इस प्रकार हम 8th सेंचुरी को मिडिएबल पीरियड मानते हैं, यानी कि मध्यकाल मानते हैं। चेंजेज डिड नॉट टेक प्लेस सडनली एट एनी पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात परिवर्तन किसी विशेष समय में अचानक नहीं होता है। परिवर्तन, चेंजेज डिड नॉट टेक प्लेस सडनली एट एनी पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात परिवर्तन जो है से किसी विशेष समय में अचानक नहीं होता है। सम चेंजेज अपीयर्ड अर्लियर एट सम प्लेसेस एंड सम क्वाइट लेटर, अर्थात परिवर्तन कुछ स्थानों पर पहले दिखाई दिए और कुछ काफ़ी बाद में। आगे, many changes took place after the downfall of the Mughal Empire and after the East India Company became the leading power in India in the middle of the 18th century. This is taken as the end of the medieval period in India. Thus, the medieval period lasted for about 1000 years from 8th century to the 18th century, or between AD 700 and AD 1750। कुल मिलाकर इस कहने का मतलब हुआ कि 18वीं शताब्दी के मध्य में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। मतलब पतन होने ही वाला था, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शक्ति बनाने के बाद कई परिवर्तन हुए। उसे क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर अपना जो है से अस्तित्व बनाने के बाद कई परिवर्तन आए, जिससे कि भारत में मध्यकाल का अंत माना जाता है। मध्यकाल का अंत माना जाता है। फिर लास्ट में लिखा है कि द मिडिएबल पीरियड lasted for about 1000 years from 8th century to the 18th century, or between AD 700 and AD 750। अर्थात बोला है कि इस प्रकार मध्यकालीन काल 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, या 700 AD से 1750 AD तक के बीच का काल है। अर्थात क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो मिडिएबल पीरियड है से 1000 वर्ष का है। मिडिएबल पीरियड का टाइम पीरियड कितना है? 1000 ईयर्स।